हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। 2 दिन हो गए माइक की प्रॉब्लम की वजह से। मैंने वीडियो बहुत टाइम का मेरा रेडी था बनाने के लिए मैं, लेकिन माइक की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया ऐसा। और आज भी मैं काम ही चला रहा हूं एक तरह से। मुझे पता है वॉइस बहुत कम आ रही है माइक से। तो प्लीज़ आप जो अगर इस वीडियो को देखें तो हेडफोन्स लगा के देखें। 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने का। लेकिन प्लीज़ आप जब भी देखें तो हेडफोन लगा के देखें। अगर हेडफोन लगा के नहीं देखेंगे तो शायद आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। तो इस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि आज हम डिफेंस हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है, मैं मजबूरी में मुझे शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं बार बार। तो आपको 1-2 वीडियो ऐसी देखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस को कैसे अच्छा कर सकूँ, मैं एचडी में उसको कैसे कन्वर्ट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट पेपर जो है मैं पहले कराऊंगा और सेकंड पेपर उसके बाद कराऊंगा। फर्स्ट पेपर में मैंने और भी लोगों को मैसेज आया था कि जो सिलेबस है उसको अभी मतलब इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए कि उसको बहुत आसानी से हम लोग याद रखें, और उसके बाद जो इशू बचेंगे बाकी के तो वो मैं बाकी अलग से मैं उसको शो कर दूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने कोशिश किया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग जो मेजर पार्ट होता है, जो डेफिनेटली है कि आराम से 8 क्वेश्चन बड़े 8 क्वेश्चन जो आएंगे, उनके जो 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन के जो सब क्वेश्चन आएंगे वो सारे हमारे इन 2 सेक्शन से आराम से फंस जाएंगे। बस एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें थोड़ा अलग से जो है लेना पड़ता है या तैयार करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है कि सेक्शन ए विभिन्न विचारकों के जो थे, युद्ध विचार जो थे उनके बारे में। स्ट्रेटेजिक विचारक जो थे वो 4 लोग थे, मैकियावेली, क्लॉजविट, कौटिल्य और जेमिनी। तो ये 4 लोग हो गए, ये स्ट्रेटेजिक हो गए। और उसके बाद वायु शक्ति विचारक जो थे वो 3 लोग थे, डुहेट ने दिया था, मिचेल्स ने दिया था, सेवेरस्की ने दिया था। अगला है टैंक जो स्ट्रेटेजी थी उसके जो विचारक थे वो फुलर था और लिटिल हार्ट था। अगला है भू स्ट्रेटेजिक विचारक जो थे वो 2 थे, महान थे, और एटी महान और मैकिंडर। अगला है गुरिल्ला स्ट्रेटेजी के जो थे विचारक वो 2 लोग थे, माओ चिगवेरा। इनके बारे में पढ़ना है। फिर बाद में है मार्क्स और एंजल्स को देखना है। वी सेक्शन में अगर हम देखें तो विश्व युद्धों में जो सैन्य स्ट्रेटजी अपनाई गई थी 3 लोगों के द्वारा, मित्र राष्ट्र जो थे जर्मनी था और रूस था। तो इन तीनों जो इन तीनों की जो सेनाएं थी उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है विश्व शांति के जो उपाय किए जा रहे हैं, निशस्त्रीकरण और भयादोहन। उसके बाद संघर्ष उपशमन के जो सिद्धांत हैं, समझौतावादी सिद्धांत, वाद्यकारी, गांधीवादी। और उसका शांति से संबंधित जो अवधारणा है, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, ये पूरा सिलेबस नहीं है, बट एक मेजर टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चन आता है। 3 या 4 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा इसमें से। और उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये बाकी के टॉपिक है जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा था आपको कि हमें वो थोड़ा सा अलग से भी चूज कर सकते हैं हम लोग, और उसमें भी ये आ जाते हैं। तो उसमें है संघर्ष आता है, एक क्वेश्चन संघर्ष का आता है कि संघर्ष के की परिभाषा दीजिए और ये ऐसे करके। दूसरा है सामुद्रिक शक्ति, ऐसे आ जाएगा सैन्य शक्ति के आधार, मैकेंडर का सिद्धांत, वायु शक्ति के सिद्धांत, निशस्त्रीकरण, शांति सृजन, शांति निर्माण, शांति पोषण, जो कीस बिल्डिंग और कीस मैपिंग वाला जो था, वयादोहन, संपूर्ण युद्ध या समग्र युद्ध, संघर्ष समाधान, सत्याग्रह के सिद्धांत, परमाणु युग की जटिलता, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की स्ट्रेटजी क्या थी, रक्षा और वर्सेस विकास, ये तो पिछले साल आ गया, ल्यूडेनडॉर्फ का समग्र युद्ध सिद्धांत, क्लॉजबिट, गुरिल्ला वॉर, जेसी फुलर, और परंपरागत युद्ध और नाभिकीय युद्ध में अंतर और भविष्य के लिए क्या हो सकता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और हार्टलैंड। ये जो थे मैंने एक मेन टॉपिक बनाए थे कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और रक्षा और विकास से पिछले साल जो था क्वेश्चन आया था। तो और बाकी सबसे आया था शांति सृजन, और ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो मेन चीज है भैयादोहन पिछले साल नहीं आया था। आप इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। दोस्तों, अभी मैं जो स्लाइड लगा रहा हूँ, ये स्लाइड अगर क्लियर आपको नहीं आ रहा है तो मैं नीचे जब वीडियो को अपलोड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, उसमें मैं 3 जगह अपनी जो नोट्स हैं उनको डालूंगा। एक तो मेरा फेसबुक पेज होगा,
दूसरा मेरे टेलीग्राम का ग्रुप होगा उसमें, और तीसरा फेसबुक का एक मेरा ग्रुप है, मैं उसमें डालूंगा। तो 3 जगह से आपको आसानी से ये मेरे नोट्स जो हैं सारे मिल जाएंगे। नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको लाइक कर लीजिए। और आप या फेसबुक के जो मेरा ग्रुप है द विजन यूपीपी से नाम से ही, आप अगर फेसबुक पे सर्च लगाएंगे तो भी आराम से आपको मिल जाएगा। सेम टीबीयू चैनल का आपको लोगो वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और वहाँ से मैं यहाँ पर एक्चुअली मुझे लग रहा है थोड़ा स्लाइड में हो सकता है आपको एकदम क्लियर नज़र ना आए, तो नोट्स आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं जब वीडियो के साथ ही वहाँ पर नोट्स अपलोड कर दिया करूँगा पर डे। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आज फर्स्ट लेसन हमारा है वो क्या है। दोस्तों डिफेंस स्टडी के फर्स्ट लेसन में आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसको आधुनिक राष्ट्र राज्य का पिता कहा जाता था, साथ ही आधुनिक युद्ध कला का जनक भी कहा जाता था। हम लोग बात कर रहे हैं मैकियावेली की। मैकियावेली के बारे में आज हम जानेंगे, उसकी उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद युद्ध के ऊपर उसने क्या विचार दिए थे, उसकी वजह से यूरोप में क्या परिवर्तन आया युद्ध कला में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये दोनों बुक्स मैकियावेली की हैं। एक बुक का नाम था द प्रिंस और दूसरे का नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। दो बुक्स इन्होंने लिखी थी और इनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था कि आप मैकियावेली की जो पुस्तक है उसके बारे में, उसमें जो युद्ध विचार दिए हुए हैं वो कैसे दिए हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। तो आप लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखने के लिए नाम यूज ले सकते हैं। अगर मैकियावेली के ऊपर क्वेश्चन आता है आप शुरुआत कर सकते हैं कि मैकियावेली क्या उनकी जो पुस्तक है, ये दो पुस्तक दो हैं। तो याद रखना आप द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर दो पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उसमें अपने युद्ध विचार इन्होंने दिए थे। दोस्तों आज के फर्स्ट लेक्चर में हम मैकियावेली से स्टार्ट करते हैं। तो मैकियावेली के बारे में आपको बता दूं, इटली से संबंधित थे ये, और इनकी दो पुस्तक थी जो मैंने दिखाया था आपको, द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। अगर हम बैकग्राउंड की इनकी बात करें, उस टाइम की जो इनका ये जो टाइम था उसकी बात करें, तो पुनर्जागरण कालीन यूरोप के जो उस टाइम का समझ था उसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। उसी टाइम की बात है, इटली का विभाजन हो गया था। उस दौरान मुद्रा और बारूद का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण सैन्य क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव होने लगे। मुद्रा के आविष्कार के कारण सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा, अतः व्यावसायिक सेना का गठन होने लगा, यानी कि ठेके पर सेना उपलब्ध कराई जाने लगी, जिसको बोलते थे कंडोटरी प्रथा। ये आपको पूछा जा सकता है कि कंडोटरी प्रथा क्या होती थी। तो आप याद रखिए, कंडोटरी प्रथा में क्या होता था, जो सैनिक होते थे वो पैसे लेकर युद्ध लड़ते थे। एक व्यक्ति होता था जो प्रोवाइड कराता था सेना को, वो भी ठेके पर। तो इस तरह से ये होने लगा, और उनके उसमें जो अंतर था वो ये था कि वो लोग सिर्फ पैसे के लिए युद्ध लड़ते थे। उनके अंदर किसी तरह की देश भावना नहीं थी, कि जैसे आज के टाइम में चाहे इंडियन आर्मी का सोल्जर हो गया, यूएस आर्मी का सोल्जर हो गया, तो वो पैसे के लिए युद्ध नहीं लड़ते, वो अपनी देशभक्ति के लिए युद्ध लड़ते हैं। तो लेकिन जो कंडोटरी प्रथा के जो सैनिक थे उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं थी, वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे। और उसका कारण क्या होता था, युद्ध जो होता था बहुत लंबे टाइम तक खिंचता था और अनिर्णायक होता था। अब इसकी वजह ये थी, अब मान लीजिए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका अपना आपसी कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ वो पैसे की लड़ रहे हैं, तो उन दोनों में एक आपसी सहमति बन जाती थी कि हम लोग क्यों एक दूसरे का गला उतारे। तो इसकी वजह से क्या होता था, युद्ध निर्णायक नहीं होता था, खून खराबा बिल्कुल नहीं होता था, और युद्ध था जो लंबे टाइम तक खींचने लगता था। और बात जब ठेके की आ जाती है, तो सोच लीजिए अगर किसी आदमी को ठेका दिया जाता है तो उससे बोला जाता है कि भाई आप ये काम 10 दिन में करके देंगे। लेकिन इसमें क्या होता था, काम को लंबा खींचते थे, यानी कि युद्ध को ये लोग लंबा खींचते थे, क्योंकि इनको पेमेंट तो मिलना है आराम से, पेमेंट का कोई टेंशन ही नहीं है, और युद्ध ये निर्णायक लड़ते नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता था, ये दिक्कत आने लगी, युद्ध बहुत लंबे होने लगे, निर्णायक नहीं होते थे। और उसके बाद जब बारूद का आविष्कार जब हुआ, बारूद के आविष्कार के बाद था युद्ध में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। पहले क्या होता था कि जिसके पास घोड़ा है वही जीतेगा, लोग बहुत दूर तक चले जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, और उसके बाद वापस भी वो लोग आ जाते थे। और सोचिए एक व्यक्ति घोड़े पे लड़के युद्ध लड़ रहा है, एक सिंपल नीचे खड़ा हुआ है जमीन पे, तो जाहिर सी बात है घोड़े वाला जो व्यक्ति होगा वो उस पर ज्यादा हावी पड़ेगा। लेकिन तोपों का जब विकास हुआ
और उसके बाद भी जो स्ट्रेटजी में बदलाव आए, उसके वजह से क्या होने लगा कि जरूरी नहीं है आपके पास घोड़े हैं तो आप युद्ध को जीत जाएं। तो ये बड़ा उस टाइम एक बहुत बड़ा बदलाव था उस टाइम। और उसके बाद क्या होने लगा कि पुनर्जागरण काल से पहले युद्ध जो था वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ा जाता था, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो युद्ध होते थे वो धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ते थे सामंत लोग। तो सामंतों द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे वो पूरे टोटली रूप से धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते थे। और लेकिन अब जो युद्ध उसके बाद जो बदलाव होने लगा युद्ध में, तो युद्ध क्या होने लगा, समग्र होने लगा और एक राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। उसी टाइम की बात है कि आधुनिक युग के कौटिल्य मैकियावेली ने इन सभी परिवर्तनों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि इटली के एकीकरण और विस्तार के लिए प्रिंस की केंद्रीय सत्ता का समर्थन उन्होंने किया, और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक नागरिक सेना के गठन की आवश्यकता उस टाइम जाहिर की। नागरिक सेना लाइक एक जनसेना टाइप से जो अपने ही लोगों द्वारा बनाई जाए, और वो एक कंडक्टरी प्रथा से एकदम अलग हो, वो एक उसमें एक राष्ट्रीय भावना हो अपने देश के लिए। तो इस तरह की एक सेना का निर्माण करने के लिए उन्होंने बात की थी। मैकियावेली के लिए हम अगर मेन पॉइंट उनके देखें, जो डायरेक्ट अगर हम लिखने वाले पॉइंट है, हमारे बुलेट्स पॉइंट्स जो होते हैं और वो बहुत अच्छे से पकड़ते हैं उनके टॉपिक को, तो वो जैसे मैंने यहां लिख रखा है 4 होते हैं। पहला तो यह है कि राजनीति से धर्म को अलग रखा। मैंने अभी बताया आपको कि युद्ध जो लड़े जाते थे सामंतों द्वारा वो धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन मैकियावेली ने उसी टाइम अपने जो विचार दिए उन्होंने इस चीज को बिल्कुल गलत बताया, और अपने जो विचार दिए उन्होंने कहा कि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी जो उनके बारे में कही गई है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का पिता उनको कहा जाता है, आधुनिक युद्ध कला का जनक उनको कहा जाता है। और उन्होंने एक बात कही थी कि प्रिंस की केंद्रीय सत्ता में मुझे विश्वास है और इसी के नेतृत्व में इटली का जो है एकीकरण होना चाहिए। अब बात आ जाती है मैकियावेली के जो विचार थे वो क्या थे। तो मैकियावेली के विचार के बारे में हम अगर देखें तो उनके फर्स्ट जो हम देखते हैं युद्ध संबंधी, जो युद्ध और राजनीति का संबंध उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है या बताया है, तो वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि युद्ध व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामाजिक तथ्य है, और युद्ध राष्ट्र की रक्षा और विस्तार के लिए लड़ा जाना चाहिए। अतः हम कहते हैं कि साम्राज्यवादी था मैकियावेली, और मैकियावेली ही ऐसा नहीं कहते थे। उसके बाद में एक कोटेशन में आपकी मुसोलिनी की बताता हूं। मुसोलिनी कहता था कि साम्राज्यवाद दुनिया का कभी ना बदलने वाला नियम है, इटली का या तो विस्तार होगा या विनाश होगा। साम्राज्यवाद, आप इंग्लैंड को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है परिभाषा कि साम्राज्यवाद क्या होता है। एक इंग्लैंड था जो बोलते थे कि इंग्लैंड का कभी सूरज अस्त नहीं होता है, इतना बड़ा साम्राज्य था उन लोगों का। तो जो बात जो थी साम्राज्यवादी वाली, तो सिर्फ मैकियावेली ही नहीं बोलता है, मुसोलिनी भी इस बात को बोलता है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूं कि साम्राज्यवाद दुनिया का कभी ना बदलने वाला नियम है, इटली का या तो विस्तार होगा या विनाश होगा। राजनीतिक शक्ति, जो अगला जो पॉइंट है युद्ध संबंधी विचार पे मैकियावेली का, वह राजनीतिक शक्ति सैन्य शक्ति से ही पैदा होती है। अतः प्रिंस को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सैन्य शक्ति प्राप्त करने पर बल देना चाहिए, और जहां अच्छे शस्त्र नहीं होंगे वहां अच्छे कानून नहीं होंगे। ये बात मैकियावेली ने उस टाइम कही थी। उनके और भी युद्ध विचार हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो मैकियावेली को फॉलो करते हैं उनके इस विचार को कि जो है राष्ट्र को एक सीमा में बंध के नहीं रहना चाहिए। मैकियावेली ने साफ कहा था कि आप एक सीमा में नहीं रह सकते। अगर आप एक सीमा में रहना शुरू कर देंगे तो लोग आपका साम्राज्य हड़प लेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा जो राष्ट्र है वो ऐसा हो जिसकी कोई सीमा ही ना हो, दूर तक फैला हो। जैसे मैंने अभी इंग्लैंड का आपको एग्जांपल दिया था, इंग्लैंड खुद कहता था कि हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, इतना बड़ा साम्राज्य है हमारा। तो मैकियावेली उस टाइम मैकियावेली ने यह बात बोली थी कि राष्ट्र को हमेशा अपना विस्तार करते रहना चाहिए, उसे एक सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहिए। और उसके जो युद्ध करने के जो सिद्धांत है कि युद्ध एक सत्य है जिसको प्रिंस को हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। उसको जो फॉलो जो लोगों ने किया था उनको मैंने बताया है, मुसोलिनी ने भी यही कहा है, हिटलर ने भी यही कहा है, हीगल ने भी यही कहा है। तो एक बार
और आपको मैं बता देता हूं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध संबंधी राजनीति। पहला तो ये उन्होंने बोला था कि युद्ध व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक तथ्य है। दूसरा था युद्ध राष्ट्र की रक्षा और विस्तार के लिए लड़ा जाना चाहिए, अतः हम कहते हैं कि मैकियावेली साम्राज्यवादी है। राजनीतिक शक्ति सैन्य शक्ति से ही पैदा होती है, अतः प्रिंस को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सैन्य शक्ति प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जहां अच्छे शस्त्र नहीं है वहां अच्छे कानून नहीं होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैकियावेली के युद्ध संबंधी राजनीति पर जो उन्होंने युद्ध और राजनीति के संबंधों पर जो मैकियावेली ने विचार दिए हैं उनका वर्णन कीजिए। 15 नंबर में डायरेक्ट एकदम आता है। आपको एग्जाम्पल दूंगा, 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 बार। ये 3-4 बुलेट्स पॉइंट हैं। आप कभी भी शुरुआत करें, हल्का सा बैकग्राउंड दें, बैकग्राउंड के जस्ट बाद युद्ध और राजनीति के संबंध पर जो उन्होंने बोला है। और उसके साथ ही बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनकी जो पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें दिया हुआ है। ये विचार आपको कोट करना है कि उनकी ये पुस्तक थी, उस पुस्तक में ये युद्ध और राजनीति पर संबंध उनके क्या थे, उनके जो विचार थे वो ये थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इस टाइम हम लोग देख रहे हैं मैकियावेली के युद्ध विचार जो उन्होंने दिए थे। सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं युद्ध और राजनीति का संबंध। उसके बाद हम देखते हैं युद्ध में नीति और अनीति के ऊपर उन्होंने क्या बोला है। मैकियावेली कहता है कि युद्ध नीति और अनीति से परे होता है, साधन नहीं बल्कि साध्य पवित्र होना चाहिए। अब साधन साध्य का मैं आपको समझा देता हूं। साधन हो गया एक तरीका, मान लीजिए किसी काम को करने का तरीका क्या है, मतलब कोई साधन ऐसा है जिससे हमें किसी चीज की पूर्ति हो रही है, वो कैसा है। उसके बाद साध्य, साध्य मतलब जो कार्य हमें करना था और जो हमने किया है वो कैसा है। उसके बाद इन्होंने जो किया था कि हम कोई भी काम करें उसके लिए जरूरी नहीं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, जरूरी ये होता है कि जो हम करना चाहते हैं हम उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें करना ही है तो चाहे कैसे भी करना पड़े, हमें अपने जो उनका जो मुख्य उद्देश्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हमको वो प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी करना हो, नीति से अनीति से कैसे भी। तो उसी के ऊपर उन्होंने जो अपना विचार दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम सीधा सीधा है। आप समझिए, साधन नहीं बल्कि साध्य पवित्र होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए, ये उनका मानना था। उसके बाद मनोवैज्ञानिक जो तत्व थे उनके ऊपर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने बोला कि युद्ध में वीरता साहस मनोबल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन छल कपट धोखा और चालाकी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने बोला युद्ध में वीरता साहस मनोबल ठीक है इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन छल कपट धोखा चालाकी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और एक कोटेशन है इनकी, अभी इस कोटेशन से क्वेश्चन नहीं बना है, कभी कभी डायरेक्ट मुझे हो सकता है कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि प्रिंस के व्यक्तित्व में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की जैसी चालाकी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से कोट कर रहा हूं, प्रिंस के व्यक्तित्व में शेर जैसी दहाड़ और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। ये इस तरह के वर्ड्स हैं, हम लोग जब अभी आंसर राइट में मतलब जब करते हुए हम लोग अगर लिखते हैं तो एक हल्की सी कोटेशन होती है और पूरा जो मनोवैज्ञानिक तत्व था, मैकियावेली की जो सोच थी, वो हम पूरी तरह से विस्तार करके पूरा उसको एकदम शो कर देते कि हाँ मनोवैज्ञानिक तत्व में ऐसी भी कोई बात नहीं है जो अब इस जो हमने नहीं लिखी है, सिर्फ अपनी 3 लाइनों में, और वो भी बुलेट्स पॉइंट में। जैसे मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, बुलेट्स पॉइंट्स में एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, सीधा सीधा, उसको एकदम दिक्कत नहीं होगी, सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे नीति अनीति हम लोगों ने समझाया है, उसी तरह मनोवैज्ञानिक तत्व हम लोगों ने एकदम सीधा सीधा समझाया है उनको कि हाँ ये 2 वर्ड्स उन्होंने कहा था। अब देखते हैं युद्ध के प्रकार उन्होंने कैसे बताया। देखिए नॉर्मली क्या होता है, 4 तरह के युद्ध होते हैं, सीमित, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और समग्र युद्ध, 4 बताया उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं कि उनको नहीं पसंद है सीमित युद्ध और धार्मिक युद्ध।
सीमित युद्ध जो होते हैं वो व्यक्तिगत और अपनी जो राजवंश होता है उसकी रक्षा के लिए लड़े जाते हैं। मतलब उनका एक दायरा क्या होता है, जैसे राजवंश की अगर लड़ाई है तो राजवंश की जो लड़ाई है वो राजवंश में ही, मतलब जहां राजवंश राज है वहीं पर होगी, उसका कोई विस्तार या बाहर से किसी दूसरे राज्य से तो मतलब नहीं है। तो वहां की जो उसकी उस राज्य की जो सेना है वो आपस में ही लड़ेगी, दो लोग होंगे तो आपस में लड़ेगी, तो वो एक तरह से व्यक्तिगत हो गया। और राजवंश की रक्षा के लिए हो सकता है एक व्यक्ति रक्षा कर रहा हो, एक व्यक्ति जो है राजवंश को हत्याना चाहता हो, तो वो एक तरह से सीमित युद्ध ही हो गया। दूसरा था धार्मिक युद्ध। अब धार्मिक युद्ध में भी ऐसा कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया था सामंत अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो जमीन वगैरह या इस टाइप का कुछ होता था, तो या होगा कुछ अपने लगान वगैरह की पूर्ति के लिए, तो वो मतलब पूरा बड़ा नहीं होता था, वो भी एक तरह से सीमित युद्ध में आता था। तो मैकियावेली इन दोनों तरह के युद्ध को एकदम नकारता है। वो कहता है ये गलत है, ये युद्ध कोई युद्ध नहीं होते और इनको युद्ध जैसी मान्यता भी नहीं देनी चाहिए, उन्होंने यहां तक कहा है। तो चार थे, दो मना कर दिए उसने कि सीमित युद्ध नहीं होना चाहिए, धार्मिक युद्ध ये भी नहीं होना चाहिए। वो कहते थे मनोवैज्ञानिक युद्ध हो और समग्र युद्ध हो, इसके लिए वो मान्यता देते थे और ये कहते थे ये दोनों सही हैं। तो याद रखिए, सीमित युद्ध धार्मिक युद्ध को मना करते हैं वो, मनोवैज्ञानिक युद्ध और समग्र युद्ध इन दोनों युद्धों को सही मानते हैं। और मनोवैज्ञानिक युद्ध जो मैंने आपको बताया था, वीरता, साहस और छल कपट धोखा, ये ठीक है, ये सारे एक गुण होने चाहिए। उसके बाद समग्र युद्ध जो उन्होंने बताया था कि समग्र युद्ध की जो अवधारणा जो उस टाइम आना शुरू हुई, वो पहले मैकियावेली ने उस टाइम शुरुआत की। तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक युद्ध जो है वो समग्र होता है, क्योंकि ये राष्ट्र की रक्षा तथा विस्तार की लड़ा जाता है। ये युद्ध को दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा जाता है, इसमें संपूर्ण देश की जनता और संसाधन शामिल होते हैं, जो बात आज भी एकदम सही है। देख लिए, अब दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो तो चाहे बात पैसे की आए या किसी तरह के संसाधन हो, सारे संसाधन झोंक दिए जाते हैं युद्ध को जीतने के लिए। तो आज का जो युद्ध है वो एक समग्र युद्ध आज के टाइम में होता है। ये इसकी शुरुआत मैकियावेली के टाइम से हो गई थी। तो वो दोनों युद्धों को सही मानते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना चाहिए, समग्र युद्ध लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए तो धार्मिक युद्ध और सीमित युद्ध। उसके बाद ये युद्ध के प्रकार हैं। एकदम देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आएगा कि आपको पूछ लेगा कि सीधा सीधा पूछेगा मैकियावेली के द्वारा दिए गए युद्ध विचारों का वर्णन कीजिए, एक ऐसे हो गया। दूसरा हो गया युद्ध और राजनीति में संबंध पर मैकियावेली ने क्या कहा है, ये आप बताइए। तीसरा हो गया, आ जाएगा युद्ध के प्रकार मैकियावेली ने कितने बताए, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ये जो टॉपिक दे रखे हैं, नीति अनीति, मनोवैज्ञानिक तत्व, युद्ध के प्रकार, हो सकता है सारे एक ही में आ जाएं। युद्ध विचार पूछ लेगा तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन युद्ध के अगर प्रकार पूछेगा तो आपको इन सब का वर्णन करना है। अधिकतम हिंसा के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि युद्ध में अधिकतम जो हिंसा है वो एक अनिवार्य है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दुश्मन का संपूर्ण विनाश होता है। और आपको बताया था मैकियावेली साम्राज्यवादी है, वो कहता है कि राज्य की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उसे राष्ट्र को हमेशा अपना विस्तार करने की सोचते रहना चाहिए और प्रिंस को अपनी सत्ता में निरंतर सैन्य जो क्षमता है उसका विकास करते रहना चाहिए। तो वो कहते थे कि वह युद्ध ही नहीं है जिसमें खून ना बहाया जाए और नगर ना उजाड़ा जाए। आप समझ सकते हैं अधिकतम हिंसा का जो सिद्धांत था वो इनका कितना खतरनाक था, कि वह युद्ध ही नहीं है जिसमें खून ना बहाया जाए और नगर ना उजाड़े जाए। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे हम देखते हैं जनसेना। तो जनसेना, जैसे मैंने बताया था कि कंडोटरी प्रथा पहले जो होती थी उसमें सैनिकों में देश भावना की जो होती थी कमी होती थी और युद्ध इसकी वजह से निर्णायक नहीं होते थे। इसके लिए मैकियावेली ने बोला कि हमारे लिए अनिवार्य है कि सैनिक भर्ती लागू करें जिससे जो जनसेना का एक निर्माण हो, और इस जनसेना के द्वारा ही हम इटली की सुरक्षा और विस्तार कर सकते हैं। कंडोटरी प्रथा से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो एकदम सही विचार था उन्होंने जो प्रिंस के लिए दिया अपनी पुस्तक में। अगला है प्रशिक्षण और अनुशासन के ऊपर उन्होंने बोला कि हथियारों का जो संचालन है उसका जो सेना है उसको प्रशिक्षण देना चाहिए,
प्रशिक्षण से क्या होता है, अनुशासन पैदा होता है, और अनुशासन के लिए क्या है, हमें छोटी टुकड़ियां बनानी चाहिए। अब मैं अनुशासन का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा। अभी हम लोगों ने जो गुरिल्ला युद्ध स्ट्रेटजी है वो हमने नहीं पढ़ी है, उसके बारे में बता दूं। गुरिल्ला स्ट्रेटजी में बहुत, जैसे इन्होंने तो बहुत पहले अपने जो युद्ध के जो थे उन्होंने बता दिए थे, स्ट्रेटजी बता दी थी, या कि किस तरह से क्या होना चाहिए। लेकिन गुरिल्ला जो स्ट्रेटजी है वो काफी बाद में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो कहते हैं कि कभी भी गुरिल्लाओं को अपनी जो टुकड़ी है वो कभी 4 या 5 लोगों से ज्यादा उनमें नहीं होने चाहिए। वजह यह है कि हम लोग प्रभाव ज्यादा डाल सकें और हमारे ऊपर प्रभाव कम पड़ सके। अगर हम लोग कहीं कमजोर पड़े तो अगर हम मरेंगे तो हम 4-5 लोग ही मरेंगे, ज्यादा नहीं मरेंगे। लेकिन हम लोग जो है प्रभाव डाल सकते हैं 40-50 लोगों पे एक साथ। तो उससे क्या होता है, ये सारे जो गुण हैं ये एकदम, ये प्रशिक्षण का तरीका है कि आप, ये है कि आपके जो 4-5 लोग हैं ये इनको एकदम बेस्ट बनाइए। और एक तरीका होता है कि 100 लोग हैं, आपने क्या 100 लोगों को प्रशिक्षण ही नहीं दिया है, और 100 के 100 जाके आपने एक टुकड़ी बना दी और कह दिया कि आप युद्ध लड़िए। 100 में से मान लीजिए 80 मर जाएंगे, पक्का मर जाएंगे। आप परसेंटेज देखिए, 4 लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया, 4 में से डेथ हुई कितने लोग, 2 लोगों की। लेकिन आपने 100 लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया, युद्ध लड़ाने भेज दिया, 80 लोगों की डेथ हुई। तो यहां हानि की आपकी सेना की हानि हुई। तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं उस टाइम मैकियावेली का जो विचार था, कितना सटीक विचार उन्होंने दिया है कि हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण आपको देना चाहिए। प्रशिक्षण से अनुशासन पैदा होता है, और अनुशासन के लिए सेना को जो टुकड़ियां हैं वो छोटी छोटी टुकड़ियों में आपको बांटना चाहिए। उसके बाद बताता हूं युद्ध की जो स्ट्रेटजी थी, उनकी स्ट्रेटजी किस तरह की थी। उन्होंने बोला था कि हमें आक्रामणात्मक जो होते, आक्रमण करने की जो स्ट्रेटजी है वो हमको अपनानी चाहिए। 2 स्ट्रेटजी होती हैं, एक आक्रमण करने की स्ट्रेटजी और दूसरी होती है सुरक्षात्मक स्ट्रेटजी। अब आगे आप पढ़ेंगे तो पता लगे डिफेंस में कुछ लोगों ने बोला था कि सुरक्षात्मक स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी होती है, हम अपनी धरती पर युद्ध लड़ते हैं, हम लोग ज्यादा अच्छे से युद्ध लड़ पाएंगे। आक्रमण करने की जो स्ट्रेटजी है वो कभी कभी हानि पहुंचा देती है, क्योंकि हमें उस भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह का एरिया है ये। तो कई बार क्या होता है, मात खानी पड़ती है, हमारे सैनिकों की डेथ ज्यादा हो जाती है, वहां पे नहीं पता लगती, एकदम से अटैक हो जाता है, ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन मैकियावेली का विचार एकदम सबसे अलग था। उन्होंने कहा था कि हमें आक्रमण की जो स्ट्रेटजी है हमारी, उसे अपनाना चाहिए, इससे हम ज्यादा विस्तार कर सकते हैं अपने राज्य का। तो इनकी अपनी एक सोच थी। तो यहां पर अच्छा, आगे मैं जो है एक लेसन ऐसा लूंगा जो जो 3-4 हमारे जो विचारक हैं उनको आपस में कैसे रिलेट करना है, और उनको इनमें बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या क्या था। तो वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, वो बहुत अच्छा भी रहेगा कि हाँ इसने ये बोला था और इसने ये नहीं बोला था, एकदम डायरेक्ट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आक्रमण करने की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी मैकियावेली ने। युद्ध की जो शुरुआत थी उन्होंने कहा था कि तोपों की बमबारी से आपको करनी चाहिए, फिर हल्की पैदल सेना भेजनी चाहिए। वैसे तोपों की बमबारी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए अगर घोड़ों की सेना, दूसरा व्यक्ति जो यूज कर रहा है उसके साथ बहुत बहुत सारे घोड़े हैं, आप अगर तोपों से वार करना शुरू कर देंगे तो उसको बहुत ज्यादा हानि होने वाली है, क्योंकि घोड़े पर वार होगा तो घोड़े की डेथ हो जाएगी, अगर व्यक्ति पे बार हो जाएगा तो तब भी घोड़े पे इफेक्ट, मतलब दोनों लोगों पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है उसका जाके। तो उन्होंने इस टाइम की बात के हिसाब से लिया है कि युद्ध की जो शुरुआत है वो हम तोपों की बमबारी से करें। युद्ध की जो कमान है एकल होनी चाहिए। उसका मैं एडवांटेज आपको बता दूं कि जब कमांड एकल होती है तब क्या होता है कि निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं। आपको किसी कमांडर से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई ये काम अभी करना है या हमको नहीं करना है। तब इसके लिए उन्होंने बोला था कि एकल कमांड होनी चाहिए जिससे डिसीजन बहुत जल्दी आए, और युद्ध क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिसीजन कितनी जल्दी लिया जा रहा है। तो ये उन्होंने बोला। साथ में युद्ध को शीघ्र निर्णायक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों बोलता है, उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये है कि हमारी जो सेना है वो युद्ध लड़ते लड़ते मनोबल कई बार हो जाता है डाउन, और मनोबल डाउन होने की वजह से क्या होता है, आप युद्ध भी हार सकते हैं, एक वजह। दूसरी वजह ये होती कि पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। तब इसलिए उन्होंने बोला है कि आप जो स्ट्रेटजी है, देखिए आप सारी चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। मैं आपको एक एक करके बता, पहले युद्ध को शीघ्र निर्णायक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, ये उन्होंने बोला। अब सारी चीजें रिलेट कैसे कर रही हैं, मैं एक पॉइंट में आपको समझा दूं। क्या बोला उन्होंने, पहले आक्रमण की स्ट्रेटजी अपनाओ, यानी कि आप दूसरा क्या कर रहा है उसका जो इशारा क्या है उसको ना देख के आप एकदम अटैक बोलो उनको ऊपर। फर्स्ट अटैक बोलना है। दूसरा है कि तोपों से बमबारी कर दो।
तीसरा है हमारी जो कमांड है एकल होनी चाहिए, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एक कमांड रहेगी, जो एक्शन लिया जाएगा एक साथ प्रभाव में लाया जाएगा वो। तीन, चौथा है युद्ध को शीघ्र निर्णायक बनाइए। देखिए चारों पॉइंट अपने आप में मिल रहे हैं, किसी तरह का मतभेद नहीं है, चारों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो ये आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ढंग से आप एकदम सीरियल वाइज इसको लिख सकते हैं। युद्ध में सेनाओं का जो महत्व है वो उन्होंने क्या बताया है, देखिए पैदल और तलवारधारी सेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वह बोलते हैं उस टाइम के हिसाब से। आगे वो कहते हैं घुड़सवार जो सेना है वो लड़ने के लिए नहीं, जो मैदान से लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए होनी चाहिए, ये इनकी अपनी स्ट्रेटजी से अलग था। सहायक सेना महत्वपूर्ण नहीं समझता है ये, कुछ लोग सहायक सेना को महत्वपूर्ण समझते हैं। सहायक सेना मान ली ऐसी सेना जो हम छुपा के रखते हैं। अब मानिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, उस टाइम हमको नहीं पता है कि सेना हमारे सामने कितनी है, किस तरह की सेना है। हम लोगों ने क्या किया, अपने 200 लोगों की टुकड़ी को भेज दिया आगे लड़ने के लिए, ठीक है। उन लोगों को लगा कि हम लोग 800 हैं, इनकी सिर्फ 200 लोगों की टुकड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं एक साथ अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, और ये 200 लोग तो बहुत आसानी से मर जाएंगे। वहां पर वो मात खाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो सारे 800 एक साथ आ जाते हैं, इनके जो थे 1000 लोग वो एक तरफ, इन्होंने अपना जो है सहायक सेना जो है छुपा के रखी हुई है, उन्होंने अटैक लड़ लिया, दोनों का युद्ध लड़ना शुरू हो गया। अब देखिए दोनों तरफ से क्या, एक ईस्ट से आ रहा है और एक वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से युद्ध, अब दो लोग आ रहे हैं युद्ध लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो सहायक सेना होती है उसका काम क्या होता है कि जो 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 मुख्य एरिया है उनका, जहां से वो दूसरी सेना आके युद्ध लड़ रही है, उसके पीछे से जाके उनके उन लोगों के ऊपर हमला करती है सहायक सेना। लेकिन ये जो है मैकियावेली जो है वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, सहायक सेना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है। लेकिन दूसरे लोग इसको बताते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि सहायक सेना क्या होती है। दुर्ग को भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। दोस्तों सारी बातों के बाद में अब हम समीक्षा करते हैं इनके जो युद्ध विचार उन्होंने दिए थे अपनी पुस्तक में उसकी। तो समीक्षा की जब होती है किसी की, तो आप समझिए कि आलोचना तो होनी है। उन्होंने जो युद्ध विचार दिए हैं तो इनकी तीव्र आलोचना की गई है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी का साधन साध्य का जो है एग्जाम्पल लेते हैं उनकी आलोचना करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि युद्ध नीति अनीति से परे नहीं होता है, और उनके अनुसार क्या होता है कि साध तभी पवित्र हो सकता है जब साधन पवित्र हो। मतलब काम तभी जो है पवित्र हो सकता है जब वो काम किया किस तरह से किया है, वो चीज इंपॉर्टेंट रखती है कि वो पवित्र है या नहीं है। तो इन्होंने कहा था, जो मैकियावेली ने बोला था कि नहीं, जो है साधन इंपॉर्टेंट नहीं है, साध इंपॉर्टेंट है। लेकिन गांधी वहीं उनको अलग, मतलब गांधी ने जो बोला है वो अलग बोला है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साध्य तभी पवित्र होगा जब उसके लिए साधन पवित्र हो। तो साध्य साधन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आप एकदम पहला एग्जाम्पल आपको यही देना है गांधी वाला। और उसकी वजह क्या थी कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई भी काम कर रहे हैं, तो इस काम को किया हमने, जैसे मैंने कि मैं मतलब किसी देश पे आपको आक्रमण करके जीतना है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि मैं जैविक रासायनिक जो हथियार हैं अपने, जैविक रासायनिक हथियार, नाभिकीय हथियार सारे यूज कर दिए। जैसे यूएस ने जापान के ऊपर कर दिया युद्ध जीतने के लिए, कि आपने अटैक करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो, इससे तो मानवता का विनाश हो जाएगा। हर देश अगर इसी चीज पे उतारू आ जाएगा कि नहीं आज मतलब करना ही है, खत्म ही कर देना इस चीज को, तो फिर क्या होगा, मतलब ये तो आज की बात, मतलब ये तो हर दिन की बात हो जाएगी कि नाभिकीय बम फूटना एक दूसरे देशों के ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है आलोचना की थी कि युद्ध के लिए साधन और साध्य दोनों इंपॉर्टेंट रखते हैं, जबकि मैकियावेली इस चीज को मना करते हैं। अगला इन्होंने बोले थे कि अधिकतम हिंसा होनी चाहिए। जैसे मैकियावेली का थॉट था, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि वह युद्ध ही नहीं है जिसमें खून ना बहाया जाए और नगर ना उजाड़े जाएं। यानी कि अधिकतम हिंसा को ये कहते हैं, अधिकतम हिंसा होनी चाहिए और दुश्मन का संपूर्ण विनाश होना चाहिए। इनके लिए एंजल्स बोलते हैं कि एंजल्स की एक वर्ड जो एक कोटेशन है बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि बंदूक की पहली गोली निकलने से पहले भी हम युद्ध को जीत सकते हैं और इसके लिए अधिकतम हिंसा अनिवार्य नहीं होती है। और आपको बता दूं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सेम लाइन जो है हिटलर ने भी कहा है। हिटलर, मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, हिटलर भी बोलता था कि युद्ध को जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि युद्ध ही लड़ा जाए, हम जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं उनके द्वारा भी हम युद्ध को जीत सकते हैं। आपको
जो मैंने आपने सब हिटलर के बारे में नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि उसने क्या किया। अच्छा, उसकी हल्की सी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, हिटलर क्या करता था। हिटलर कहता था कि मैं अपने दुश्मन का मनोबल इतना गिरा दूं कि वो मेरे सामने कभी खड़ा ही ना हो पाए। आप जानते हैं कि उसने 500 लोगों को, हजार हजार लोगों को गैस पाइपलाइन में अंदर ठुसवा कर गैस, मतलब गैस के जो रूम होते थे, गैस चैम्बर बनवाए थे और लोगों को जान से मार देता था। फिर क्या उसको पहले नहीं, पहले का जो भयानक मैं रूप उसको दिखाऊं तो होता क्या था कि बहुत बहुत बड़ी खाई खोदी जाती थी और लोगों को सर पर गोली मार के मार दिया जाता था और उस खाई में फेंक दिया जाता था। इस तरह से उसको क्या लग रहा था कि अरे मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मतलब इस तरह से तो मैं लोगों को मारूंगा तो बहुत टाइम लगेगा मारने के लिए, जो विरोधी थे उसके। तो उसने क्या किया, नहीं मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जो रासायनिक गैसें हैं उनका मैं यूज करूं। तब उसने क्या, बहुत सारे गैस चैम्बर बनवाए, उनमें लोगों को अंदर डालता था पहले और उसका जो रासायनिक गैसें होती थी वो उसके अंदर छोड़ देते थे और इस तरह से लोगों को मारा जा रहा था और उसके बाद में उनकी जो डेड बॉडीज थी उसको दबाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, ये दिखाता है कि विरोधियों का मनोबल आप किस तरह से गिराते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हिटलर ने अपनाई थी और जो ये हिटलर भी यही बात, लेकिन उसका थोड़ा अलग था एंजल्स का, यहाँ है कि बंदूक की पहली गोली निकलने से हम लोग क्या करते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं और किन चीजों पे समझौता कर सकते हैं, उस तरह से था। लेकिन हिटलर की जो सोचने की क्षमता थी, वो कहता तो जरूर था कि बंदूक की गोली निकलने से पहले, लेकिन वो इस तरह से करता था कि दुश्मन को मैं इतना डरा दूं कि वो वैसे ही युद्ध लड़ने से मना कर दे कि नहीं नहीं हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे, तुम जो कह रहे हो हम तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों का। अगला है, युद्ध को अनिवार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसे तो विश्व शांति का सपना साकार नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। मैकियावेली बोलता है युद्ध अनिवार्य है, राज्य के विस्तार के लिए आपको युद्ध लड़ते रहना चाहिए, सैन्य क्षमता को जो है लगातार आपको बढ़ाते रहना चाहिए। तो भाई आज के समय ऐसा नहीं है, आज आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन उस टाइम उनके विचार थे जो दिए थे। आलोचना है ये तो सारी। आज के युग में जनसेना महत्वपूर्ण नहीं रह गई है क्योंकि यंत्रीकरण के युग में हथियारों का संचालन पेशेवर से नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। जनसेना, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन का टाइम याद आता है मुझे। तो नेपोलियन का क्या होता था, नेपोलियन क्या करता था कि नेपोलियन की सेना जो होती थी बहुत बड़ी होती थी, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे नेपोलियन की सेना में और वो एक साथ ही लड़ते थे। अब उसमें क्या, इतनी बड़ी सेना, उसके पास हथियार भी नहीं हो तो कुछ लोगों के पास तो डंडे ही होते थे फालतू, लकड़ी डंडे से ही युद्ध लड़ने के लिए, मतलब थोड़ा नुकीला बना लिया और उसको जो लड़ाई शुरू कर दी। तो वो एक तरह से युद्ध ना होके मतलब एक हुड़दंग होता था। मतलब नेपोलियन की सोच ये थी कि मैं उसकी भी सोच ये थी कि मैं मनोबल गिराऊं, मतलब सामने लोग उनको देखेगा कि अरे हम तो 10,000 लोग हैं, हमारे सामने 1 लाख लोग हैं, हम तो युद्ध ही नहीं जीत सकते। भले ही वो लोग कितने पेशेवर हों, कितने अच्छे हथियार हों उन लोगों के पास, लेकिन बस हुड़दंग लोग होते हैं, उनको देखने लगे ये तो 1 लाख लोग हैं, उनका मनोबल वैसे ही डाउन हो जाता है। सेना का मनोबल एक बार टूटा नहीं, पहला कमांडर भागा नहीं कि बाकी के कितने भी हुए सब निकल लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी उस टाइम के हिसाब से, आज भी हम देखें तो जनसेना इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। वजह यह है कि आज के टाइम में अगर आप अपने सोल्जर को अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं तो आप चाहे 1 लाख हुए, आज इस तरह के हथियार हैं कि उनको 10 लोग भी आराम से मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस के सील कमांडोज, वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, कहीं भी हो, करीब जितने भी तालिबानी हो, 100 1500 2000 3000, उनके 4 सोल्जर बहुत होते हैं उनके लिए। तो ये एग्जाम्पल है अर्थ का महत्व, यानी कि जो पैसे की बात होती है। मैकियावेली ने कहीं भी अपने युद्ध विचारों में कहीं भी उसने एक बार भी पैसे की बात नहीं की, जो आज के वैश्वीकरण के युग में अर्थ जो है रक्षा की पहली भुजा बन चुका है। आपके पास पैसा नहीं है, आप ना तो आविष्कार कर सकते हैं नए हथियारों का, ना आप हथियार खरीद सकते हैं, ना एक बड़ी सेना रख सकते हैं, फिर फायदा क्या। तो यहां ये थोड़ा इनका जो युद्ध विचार था बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है कि ये अर्थ का महत्व बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, पैसे की उन्होंने एक बार भी बात नहीं की है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। मैकियावेली के जो युद्ध विचार थे उसकी समीक्षा के बाद अब हम कुछ थोड़ा उसके पक्ष में ही बोलते हैं, क्योंकि आलोचनाएं अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैकियावेली ने उस टाइम बोला था और आज भी वो सच होती हैं और आज भी सही भी हैं आज के टाइम से। तो पक्ष में जो उनका हम पहला देंगे वो उनका नैतिक अनैतिक वाला ही लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल गांधी वाला जो था,
क्योंकि बात होती है सिद्धांत में, बात गांधीज्म की सब लोग करते हैं लेकिन फॉलो करते हैं मैकियावेली को। फॉर एग्जांपल ओबामा की बात लेते हैं, इराक नीति ले लें आप, अफगान नीति ले लें। शांति का नोबेल जो जरूर मिल गया ओबामा को, लेकिन यूएस कभी भी बम फोड़ने से बाज नहीं आता, चाहे उसमें मासूम लोगों की मौत हो जाए या कोई तालिबानी लोग मरे, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो मतलब क्या है उन लोगों का, गए थे इराक अफगान किस लिए गए थे? वहां के लोगों की रक्षा के लिए नहीं, वहां के जो वहां का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कब्जाने के लिए ये लोग गए थे वहां पर, वहां उस एरिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए गए थे, वहां लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए नहीं गए थे। तो बात वही आ गई आपकी कि आप काम क्या कर रहे हैं और काम को पूर्ति किस तरह से कर रहे हैं। तो नैतिक अनैतिक के ऊपर जो एग्जाम्पल था वो इनका कुछ कुछ मैकियावेली को हम लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा है कि व्यवहार में अधिकतम हिंसा के सिद्धांत को गलत नहीं बताया जा सकता। उसकी वजह थी, क्लॉजविट भी बोला है, ल्यूटेनडार्फ भी बोलता है, हिटलर भी बोला है, जैसे विचारक ने भी कहा है कि भैया अधिकतम हिंसा हाँ होनी चाहिए। तीसरा, युद्ध में जनसेना की प्रासंगिकता को जो हम लोगों ने झुटलाया था कि नहीं आज के समय में जनसेना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, पहले का टाइम था, लेकिन कुछ हाल में अगर हम देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि रूस में भी एक जनक्रांति हुई है, चीन की भी जो क्रांति हुई है वो भी एक जनसेना के द्वारा हुई है, तो वो भी हम गलत नहीं है एक तरह से। फिर बाद में देखें लास्ट में तो मैकियावेली ने कहा था कि युद्ध का जो स्वरूप है वो समग्र और राष्ट्रीय होता है, जो आज के टाइम में बिल्कुल एकदम सही बात है। फ्रांसीसी क्रांति हो, नेपोलियन के उदय के बाद मैकियावेली का विचार एकदम साकारित हुआ, और आज भी जो समग्र युद्ध का जो सिद्धांत है जो मैकियावेली ने उस टाइम दिया था कि जब कभी भी युद्ध होगा तब समग्र युद्ध में अपनी राष्ट्रीय क्षमता और अपने समस्त संसाधन युद्ध के लिए झोंक दिए जाएंगे, ये जो अवधारणा थी उस टाइम मैकियावेली ने दी थी, और ये आज भी सही है। दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन बैंक कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और हमें किस तरह से करें। तो पहला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार युद्ध कितने प्रकार का होता है? उनके अनुसार युद्ध का राजनीति से संबंध क्या होता है? मैंने आपको कराया है, दोनों एकदम बताया है कि युद्ध के जो उसके प्रकार बताए थे उसने क्या, सीमित युद्ध, धार्मिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक तत्व वाला युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध, और साथ में आपका जो है समग्र युद्ध, ये चार बताए थे उसने। उसके बाद युद्ध का जो राजनीति से संबंध क्या होता है युद्ध राजनीति से, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि युद्ध व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक तत्व है, युद्ध राष्ट्र की रक्षा व विस्तार के लिए लड़ा जाना चाहिए, अतः हम कह सकते हैं कि जो मैकियावेली है साम्राज्यवादी है। नैतिक वो राजनीतिक शक्ति सैन्य शक्ति से ही पैदा होती है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि राजनीतिक शक्ति सैन्य शक्ति से ही पैदा होती है, मतलब आपकी सैन्य शक्ति कितनी बड़ी है उसी से आपका मतलब लोग आपके प्रभाव को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना को ले लीजिए, चाइना यूएस के सामने वैसे अभी कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप उसकी जो सैन्य क्षमता है वो उसको देखा जाए तब हाँ लोग मानते हैं कि हाँ ये एक दूसरे के थोड़ा बराबर ही हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो इतना प्रभाव उनका मतलब दोनों इतना बराबर नहीं है। और दूसरी तरफ से मैं अगर आपको एक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं रशिया को, और रशिया के साथ में मैं यूएस को तो नहीं लेता, मैं रशिया के साथ चाइना को लेता हूं। अब देखिए रशिया और चाइना इकोनॉमी में आप देखेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप उन दोनों के जो दोनों कंट्री हैं उनके इतिहास देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। एक टाइम था कि रशिया और यूएस के अलावा वर्ल्ड में जो थे दो ही जो राष्ट्र होते थे, उसके बाद जो मेन पावर और कोई नहीं था, वो दोनों ही जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको मेंटेन रख रहे थे। लेकिन आज का टाइम क्या हो गया है, आज जो बैलेंस है और बैलेंस ऑफ पावर है वो रशिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया है और यूएस चाइना हो गया है, मतलब दोनों का जो बैलेंस पावर जो होता है वो मेंटेन करने के लिए। अब ये चीज हुई कैसे? अब यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, आप देखिए जो रशिया की डिफेंस की जो क्षमता है और चाइना की डिफेंस की जो क्षमता है, इक्विपमेंट हो गए, हथियार वगैरह हो गए, उसमें हाँ थोड़ा मान सकते हैं आप कमी है, लेकिन अगर आप सैन्य क्षमता की बात करें तो आज रशिया से कहीं ज्यादा प्रभाव डालता है वर्ल्ड पर चाइना। मैं यूएस को नहीं ले रहा, मैं रशिया की और चाइना की बात कर रहा हूं। तो आप खुद देखिए
कि उसने अपनी राजनीतिक से जो शक्ति थी उसको कितना ज्यादा आगे तक ले गया है। उसका वजह उसकी क्या है? उसकी सैन्य क्षमता है। ये बात मैकियावेली ने उस टाइम बोल दी थी कि राजनीतिक शक्ति सैन्य शक्ति से ही पैदा होती है, अतः प्रिंस को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सैन्य शक्ति प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। और अगला था, जहां अच्छे शस्त्र नहीं है वहां अच्छे कानून नहीं है। तो ये जो राजनीति से युद्ध का जो संबंध था वो इस तरह से उन्होंने बताया था। आप डाल सकते हैं। देखिए लगातार क्वेश्चन आया मैकियावेली के अनुसार युद्ध कितने प्रकार का होता है और युद्ध का राजनीति से संबंध क्या होता है। 1995 में क्वेश्चन आया, उसका 1996 में फिर से वही क्वेश्चन आया, मैकियावेली की युद्ध अवधारणा बताइए और युद्ध का राजनीति से संबंध बताइए। अगला है 2000 में फिर क्वेश्चन आया, आज के समय में मैकियावेली की युद्ध की अवधारणा क्या है और युद्ध का राजनीति से संबंध क्या है। फिर क्वेश्चन आया 2000 में। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के विचार और युद्ध कला का जो वर्णन है वो आप कीजिए 2003 में। और उसके बाद 2008 में क्वेश्चन आया, आज के समय में मैकियावेली की युद्ध अवधारणा और युद्ध का राजनीतिक संबंध। तो देखिए युद्ध का राजनीतिक संबंध डायरेक्ट क्वेश्चन आया, या तो पूछेगा कि मैकियावेली के युद्ध विचारों का वर्णन कीजिए, या पूछेगा मैकियावेली के युद्ध की जो अवधारणा थी वो क्या था और उसके बाद युद्ध का राजनीतिक संबंध क्या था। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं जो मेरे नोट्स थे सारे मैंने एकदम टू द पॉइंट बनाया है। अब देखिए दो तरीके हैं आपके लिखने के, मैं बताऊं। एक तो आप क्या क्या पैराग्राफ आपने शुरू किया, पैराग्राफ में अब क्या हो रहा है कि अब पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था लेकिन अब तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है पहले आपको दे दे कि मैकियावेली के अनुसार युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, ए। बी हो गया मैकियावेली के अनुसार युद्ध का राजनीति से संबंध क्या है, बी। तीसरा पूछ लिया कि मैकियावेली ने जो अपने विचार दिए हैं तब से लेके आज तक जो युद्ध कला है उसमें परिवर्तन बताइए, या उस टाइम की युद्ध कला के में जो उस टाइम जो परिवर्तन हुए उन सबको बताइए। तो तीन देखिए बड़े क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे तीन चीज में तोड़ दिया। इससे बाहर भाई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप कर सकते हैं। हाँ ये चीज मैं मानूंगा कि क्लॉजविट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकियावेली से। 2008 के बाद से मैकियावेली से क्वेश्चन नहीं बना है। इस साल महत्वपूर्ण है, मैकियावेली से क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिए। सिर्फ मेरे 5 पेज का जो नोट्स है आपका मैकियावेली एकदम फिनिश हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से लिख सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट में लिखिए। आप देखिए पैराग्राफ में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 3.5 4 5 पेज लिख दें आप, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर होगा इतना प्रभावकारी नहीं होगा। उसकी वजह यह है बुलेट्स पॉइंट जो होते हैं एकदम डायरेक्ट पकड़ में आते हैं। आपका मैंने जैसे बताया था आपको एकदम लाइन वाइज दिया हुआ है कि मैं सबसे पहले बता रहा हूँ मैकियावेली के विचार, युद्ध विचार के बारे में जब वर्णन कर रहा हूँ तो पहले मैं ए पॉइंट डाल रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ युद्ध और राजनीति में संबंध। अगला मैं बी पॉइंट लिख रहा हूँ नीति और नीति। सी पॉइंट मनोवैज्ञानिक तत्व। चौथा युद्ध के प्रकार, अधिकतम हिंसा। अगला जनसेना प्रशिक्षण, युद्ध की स्ट्रेटजी, युद्ध में सेनाओं का महत्व। तो देखिए ये मैं एकदम ए बी सी डी करके एकदम पॉइंट वाइज लेके चल रहा हूँ। हाँ मैं 3.5 4 5 पेज तो नहीं भर सकता मैं आराम से, लेकिन मैं अपने 2.5 पेज लिखूंगा, एकदम ठोस लिखूंगा। एग्जामिनर मेरे क्वेश्चन के ऊपर कलम जरूर चलाएगा, उसको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नीति अनीति पे बात की है, जनसेना पे बात की है नहीं की है, युद्ध के प्रकार पे बात की है नहीं है, युद्ध का राजनीति से संबंध बनाया नहीं बनाया। तब वो मेरी कॉपी में खोजेगा नहीं, उसको एकदम डायरेक्ट मिलेगा, सामने मिलेगा, एकदम क्लियर होगा उसके सामने कि हाँ ये सारे पॉइंट्स इसने मेंशन किया है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन को अब तो क्वेश्चन तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था हमें क्वेश्चन तोड़ना पड़ता था कि हाँ हम इस क्वेश्चन को यहां तक पहले लिखेंगे, फिर बीच वाले भाग को हम बाद में लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले भाग को आखिरी में लिखेंगे। लेकिन अब तो एबीसी अपने आप टूटा हुआ आता है, डायरेक्ट एकदम पेन उठाइए और उसको पूरा खत्म कर दीजिए। तो पॉइंट्स वाइज लिखें और बहुत ज़रूरी है। हाँ अगला जो मेरा वीडियो है वो मैं क्लॉजविट पे रेडी कर चुका हूँ। और दोस्तों प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। थोड़ा माइक की प्रॉब्लम, मैं एक बार आपसे फिर बोलता हूँ, माइक की प्रॉब्लम मुझे है, मैं जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा जैसा है आप अभी काम चलाइए इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि मैं अपने 3 लिंक, फेसबुक पेज का ग्रुप, फेसबुक पेज, और तीसरा मैं टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं नीचे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वहाँ मैं नोट्स अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं नोट्स डालूंगा, आप वहाँ नोट्स मेरे डाउनलोड कर लीजिए। आज का जो लेसन मैंने कंप्लीट करा है इसके नोट्स आप वहाँ से देख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों।